ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल तो आप लोगों का क्लास मैम ने लिया था, राइट? यस सर। ओके, सो मैम ने तो आई गेस वो मिडिल टर्म जो था, मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट कराया था कल, राइट? यस सर। ठीक है, तो उसका कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे आज, एंड देन हम लोग आज करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली मिडिल टर्म के साथ ही ये आता है। तो वो तो मैं ही कराने वाला था वैसे, मिडिल टर्म वाला, बट कल हो पाया था, सो दैट्स वाई मैं आज ये वाला कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है बेटा। तो पहला ही क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली मिडिल टर्म रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द टर्म in the binomial expansion in power of x of 1 plus alpha x to the power 4 and 1 minus alpha x to the power 6 is the same if alpha equals to what? Okay, so क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों ही जो टर्म है, मतलब जो एक्सपांशन है 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 4 एंड 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6, दोनों का ही जो मिडिल टर्म है वो कब सेम होगा, अल्फा का कौन सा वैल्यू के लिए। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ही एक्सपांशन का मिडिल टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, और उससे एक इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करके हम अल्फा निकाल पाए। तो बेसिक सा प्रॉब्लम है, तो करते हैं। तो 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर में 4 है, तो एक्सपोनेंट में कितना है, इवन नंबर है या ऑड नंबर? इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना आएगा, एक आएगा या दो आएगा? वन। एक आएगा, राइट? क्योंकि इसको एक्सपांड करेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 5, जो कि ऑड है। तो 5 आएगा तो मिडिल टर्म होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा। ठीक है, और इसको निकालते कैसे है? एन n बाई प्लस टू, वन बाई टू। नो बेटा, n/2 + 1। ठीक है, n का वैल्यू कितना है इसमें? 4 है। तो आपका n/2 + 1 टर्म बनेगा मिडिल टर्म, जो कि आपका हो जाएगा इस केस में 2 + 1, मतलब T3 बन जाएगा। T3 को हमने कैसे लिख लिया, T(r+1) के फॉर्म में लिख लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, NCR, n का वैल्यू क्या होगा 4, CR का वैल्यू कितना है 2, एंड देन 1 के पावर में 4 - 2 हो जाएगा 2, एंड ये क्या है अल्फा एक्स, सो अल्फा एक्स के पावर में हो जाएगा 2। समझ आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। सेम चीज करेंगे हम कौन सा में, दूसरा में, जो कि बोल रहा है 1 माइनस अल्फा एक्स के पावर में 6 है। इसमें भी सेम है, जो पावर है वो क्या है, इवन है। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म से भी एक ही आएगा, और वो क्या होगा, T(n/2 + 1)। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, अगर ये ऑड होगा, एक्सपोनेंट अगर ऑड होगा, उस केस में नंबर ऑफ मिडिल गुड टर्म्स इवनिंग दो सर। होता है। गुड इवनिंग बेटा। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स दो होते हैं, और फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला मैं साइड में छोटा करके लिख देता हूँ। वो होता है n+1/2 + 1 एक, एंड n-1/2 + 1 एक। +1 अलग से होता है, ठीक है। ये बेसिकली जब आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जब ऑड हो जाएगा, उस केस में दो मिडिल टर्म रहते हैं। ठीक है, तो ये T(n/2) आपका क्या आ जाएगा, T(6/2) आएगा आपका 3 + 1, जो कि आपका T4, मतलब फोर्थ टर्म बनेगा इस एक्सपांशन का मिडिल टर्म। और वो बनना भी चाहिए, क्योंकि टोटल 7 टर्म्स है, पहले से 3 हटा दो, लास्ट में से 3 हटा दो, बीच में रहेगा फोर्थ टर्म। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, NCR, मतलब 6C3, एंड 1 के पावर में कितना होगा, 6 - 3 3, और इधर माइनस ऑफ अल्फा एक्स है, तो माइनस को इंक्लूड करके लिखना होगा, माइनस अल्फा एक्स के पावर में 3। हाँ 3। ठीक है, समझ आया ये चीज? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप देखो कि एक्सपांशन इन द पावर ऑफ दिस एंड दिस इज सेम। कोएफिशिएंट बोल रहा है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब कि सर जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है उसको छोड़ के बाकी टर्म। आप अगर देखोगे, जो पहला वाला टर्म है, मतलब ये वाला, इधर से कोएफिशिएंट कितना आएगा, देखो अल्फा एक्स को होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के टोटल टर्म बनेगा आपका कितना,
कोएफिशिएंट, तो इससे कोएफिशिएंट क्या आ जा रहा है, इससे कोएफिशिएंट आपका आएगा 4c2, 1 के पावर में 2 है वो तो 1 ही पड़ेगा, एंड जस्ट अल्फा स्क्वायर। और ये वाला पोर्शन से मतलब T4 मतलब दूसरा वाला जो एक्सपेंशन है उससे क्या आएगा कोएफिशिएंट, देखो 6c3 तो आएगा ही पहले, यस, एंड देन माइनस अल्फा, हाँ माइनस अल्फा का क्यूब। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे बस इसको सॉल्व करना है तो अल्फा निकल के आएगा, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 4c2 को अगर करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल बाई आएगा ये 4 माइनस 2 का 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये देखो इधर अल्फा स्क्वायर है, इधर अल्फा क्यूब के साथ कैंसिल होके राइट में सिर्फ एक क्या रहेगा, माइनस तो रहेगा ही, और एक अल्फा रहेगा, राइट, हाँ सर। और इसमें 6c3 मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और इसके बाद माइनस अल्फा रहेगा। तो इसको करते हैं 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 2 होता है, 2 2 कैंसिल, 2 के साथ 4, 2 हो जाएगा। और इसका आएगा 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में माइनस अल्फा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 6 के साथ 6 कैंसिल, तो कितना रह जा रहा है आपका, लेफ्ट में आएगा आपका 5 टू जा 6, सॉरी 3 टू जा 6 एंड 5 4 जा आपका 20 आ जा रहा है। और माइनस क्यों दिया, माइनस अल्फा था इसलिए ये माइनस को लेफ्ट में दे दिया तो अल्फा का वैल्यू आ गया। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/10 आ जा रहा है। तो यही था आई गेस, तो कौन सा वाला हो रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। बहुत कुछ नहीं था, मतलब इजी प्रॉब्लम ही था, आप डुएबल प्रॉब्लम था, बेसिक प्रॉब्लम ही दिखाया पहले। अच्छा, इसके बाद जो प्रॉब्लम करेंगे हम, उसके पहले एक छोटा सा मुझे आपको एक रिजल्ट दिखाना है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट सर, देखते हैं चलो। NCR बाई NCR-1, एक रिजल्ट है, इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये रिजल्ट कितना होता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले मतलब आपको दिखाऊंगा डिराइव करके कि कैसे आ रहा है, बट आपको रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है। तो चलो एनसीआर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पहले, क्या होता है फॉर्मूला, अगर ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल में n बाई फैक्टोरियल, सेम चीज नीचे करेंगे तो n फैक्टोरियल बाई ये n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो r के पहले बाद जो माइनस है वो पहला वाला माइनस के लिए प्लस, और r-1 का फैक्टोरियल, हाँ या ना बोलो, यस सर, इन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, ये टोटल जो टर्म है नीचे एकदम, ये एकदम ऊपर में चला जाएगा रेसिप्रोकेट होके, तो ये हो जाएगा सर n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में बेटा है r-r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल, हाँ या ना, समझ आया, ठीक है बेटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ऊपर वाला जो n-r+1 हो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, n-r+1, कोई भी फैक्टोरियल क्या होता है, वो वाला मल्टीप्लीकेशन इनटू कितना होता है उससे एक कम, जैसे कि 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो n-r+1 फैक्टोरियल को लिखूंगा n-r+1 इंटू में n-r+1 -1 फैक्टोरियल, समझ आया ये चीज, यस सर, और ऊपर में r-1 फैक्टोरियल को एज इट इज रख देंगे, और नीचे का जो है n-r का फैक्टोरियल को ऐसे ही रख देंगे, और r फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे r इंटू r-1 वाला में, समझ आया। अब अगर अच्छे से देखोगे आपको एक चीज नजर आएगा, ये +1 -1 कैंसिल होगा तो ऊपर में n-r का फैक्टोरियल रहेगा, जो कि नीचे भी है, तो ये टोटल टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के साथ r-1 का फैक्टोरियल और नीचे वाला r-1 का फैक्टोरियल कैंसिल होकर आपका जो टोटल रिजल्ट बनेगा वो बेटा बनेगा आपका n-r+1 डिवाइडेड बाई r। और ये ऐसा एक फॉर्म है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने से बहुत बड़ा कैलकुलेशन जस्ट एक या दो लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है फाइनली NCR बाई NCR-1 इक्वल्स टू n-r+1 बाई r। इसको याद रखने का एक ट्रिक्स भी रहता है, मतलब आपको ना
अभी देख के लग रहा है कि ये बहुत इजी है याद, बट थोड़ा मतलब आप एग्जाम में ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ ऊपर में आर था या नीचे R-1। आपको इसीलिए एक चीज याद रखना होगा कि दोनों में, देखो दोनों में n जो है वो सेम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दोनों में c के नीचे जो है, जैसे कि ऊपर वाला में r है, नीचे वाला में R-1, दोनों में डिफरेंस ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अगर 1 से कुछ और होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, और ऐसा होगा तो ऊपर वाला में अगर रेशियो है, मतलब आप इसको उल्टा करके भी लिखोगे तो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब मैं अगर एनसीआर इन आर माइन NC R-1 बाई एनसीआर करूंगा तो राइट वाला पोर्शन भी रेसिप्रोकेट होकर R/N-R+1 रहेगा। तो आप किसी एक को भी याद रख लो, जैसे कि मैं कैसे याद रखता हूँ, दोनों एन रहता है, ऊपर वाला में आर, मतलब कि जो ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला एक छोटा रहता है। जैसे कि ऊपर वाला में आर रहता है, नीचे वाला में R-1, और राइट में क्या करेंगे, राइट में ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो N-R+1/R। ठीक है, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि मान लेते हैं अच्छा इसका एप्लीकेशन का अभी प्रॉब्लम ही हम देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ रैंडम एक्सप्रेशन लेके कोई फायदा नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम देखेंगे उसमें ये फॉर्मूला का अप्लाई होगा, और डायरेक्ट ऐसे एनसीआर से नहीं आएगा, आर के जगह पर कुछ और भी रह सकता है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि दोनों में एन सेम होना चाहिए, और आर जो है, मतलब ऊपर वाला में आर और नीचे वाला में R-1, या ऊपर वाला में R+5 होगा तो नीचे वाला में R+4 होगा, मतलब डिफरेंस 1 का होना चाहिए, फिर एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो इसका रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं एक। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x के पावर में n+5, मतलब n+5 एक्सपोनेंट में है, are in the ratio of 5:10:14, then the largest coefficient in the expansion is what? अच्छा, तो पहले मुझे क्या पता चल रहा है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड द कोएफिशिएंट, अच्छा कोएफिशिएंट का बात बोल रहा है, मतलब मुझे कोएफिशिएंट मतलब क्या होना चाहिए, x को छोड़ के, मतलब इसमें 1 + x दिया है तो x को छोड़ के बाकी जो भी टर्म्स रहेगा वो कोएफिशिएंट बनेगा, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोल रहा है, मतलब इसको एक्सपांड करेंगे तो 3 कंसेक्यूटिव का मतलब है कोई भी 3 टर्म आप ले लो एक के बाद एक, मतलब सर 4th 5th 7th 4th 5th 6th, या तो आप बोल लोगे 9th 10th एंड 11th, तो आपको 3 एक बार में लेना है, ऐसा नहीं कि आप 4th टर्म लोगे एक 9th टर्म लोगे, ऐसा नहीं, कंसेक्यूटिव की बात मतलब कि एक के बाद एक। ठीक है, एंड क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n+5। अब पहले तो बात ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ ये मैक्सिमम टर्म आएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन, हमें तो पता ही नहीं है ना लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ होगा, तो हमें पहले क्या सोचना होगा कि एनसीआर से हम निकालेंगे कि हाँ जो पहला बनता है, कि हम सोच लेंगे कि जो इसका नेचुरल टर्म है, जो कि मतलब नेचुरल मतलब जो मिडिल टर्म होता है उससे भी बन सकता है, बट हम क्या क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म से करेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 + x पावर में क्या है n+5, इसका अगर हम क्या करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन में बोला है 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो हम कौन कौन सा टर्म लेंगे, तो पहले हम t ऑफ R+1th टर्म निकाल लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, जनरल टर्म होता है, हाँ या ना बोलो। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NCR, अब n की जगह यस पर सर। n+5 है, हाँ या ना, एक्सपोनेंट में आप देख पा रहे हो, c r का वैल्यू r ही है, NCR, एंड 1 के पावर में क्या आएगा, n+5 - r, जो कि लिखना बेकार है क्योंकि 1 के एक्सपोनेंट में, बट मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ, बाकी दो में आप समझ लाना कि हाँ 1 के पावर में कुछ भी, मतलब इसमें कुछ भी होगा तो ये 1 हो जा रहा है। दूसरा क्या आ जाएगा, x के पावर में r, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा n+5 CR x⁻r, ये क्या आ जा रहा है, t ऑफ R+1। अब एक चीज बोलो तुम, कंसेक्यूटिव टर्म मतलब पहला वाला अगर R+1 हो रहा है तो दूसरा वाला R+2 होगा, हाँ या ना, यस सर। मतलब दूसरा वाला होगा सर R+2, और इसमें चेंज क्या आएगा, चेंज यही आएगा बेटा कि ये n+5 ही होगा, बट c r की जगह पर ये R+1 हो जाएगा, और x के पावर में R+1 हो जाएगा, हाँ या ना। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि R+2 को आप ऐसे एज्यूम करो, R+1 + 1, तो ये R+1 ही
पहले वाला जो आर का रोल निभा रहा था, इसमें r+1 आर का रोल निभा रहा है। सेम तरीके से मैं इसका कंसेक्यूटिव भी निकालूंगा, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए। तो t ऑफ r+3 होगा। कोई बोल सकता है कि t ऑफ r+3 क्या कितना होगा? 10 plus n 5 plus 5 c r plus C 2 R plus 2 x x r X plus R 2 plus 2 बहुत plus खूब 2 बेटे, बहुत खूब बेटे। तो आपका तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म का जो कोएफिशिएंट है, इसका क्या है? इसका रेशियो दिया है आपका 5:10:14। मतलब सर, मतलब बेटा देखो, मैं अगर पहला 2 लेता हूं तो कोएफिशिएंट बोल रहा है, मतलब आपको एक्स का टर्म कंसीडर नहीं करना है। हाँ या ना बोलो। अच्छा तो मतलब पहला रिलेशन से मुझे मिल रहा है, इसका कोई और कलर लेते हैं, t ऑफ r+1 बाई t ऑफ r+2, ये आपका आ जाएगा n+5c r बाई n+5c r+1, जिसका रेशियो आपको पहला 2 मतलब 5:10 बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू 5/10। ये समझ आया? yes sir yes sir अभी अभी मैंने एक रिजल्ट दिखाया था आपको। क्या दिखाया था? थोड़ा साइड में मैं लिख देता हूँ आपको। n NCR बाई कितना था? रिजल्ट कहाँ गया? NC ncr अच्छा, NCR बाई किसी एक को यूज कर लो आप। देखो मैंने दोनों ही लिखा है, तो आपको देखना है कि इस वाला में कौन सा एप्लीकेबल होगा। आप थोड़ा देखो इसमें कि ऊपर वाला बड़ा है या छोटा नीचे वाला। आप देखो नीचे r+2 है और ऊपर वाला में r+1, मतलब नीचे बड़ा है। मतलब मुझे कौन सा वाला लेना है? NCR बाई NCR-1 लेना है या NCR-1 बाई NCR लेना है? पहले sir वाला ncr NCR plus 1 R minus हाँ, 1 क्योंकि ऊपर में छोटा है। तो मैं पहले नॉर्मल फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ कि NCR बाई NCR-1 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? n-r+1 बाई r होता है। ये एक्चुअल फॉर्मूला था। अब इसमें क्या हो रहा था? दोनों में n सेम था। देखो इसमें भी n सेम है, n+5 है n की जगह पर। ठीक है सर, ये समझ गया। दूसरा में देखो ऊपर r है, नीचे r+1 है, मतलब नीचे बड़ा है। तो इसमें मैंने नीचे छोटा आया, तो इसको रेसिप्रोकेट। आप किसी एक को याद रखो, दोनों याद रखने जाओगे ना प्रॉब्लम में फंसोगे। आप एक को याद रखो, उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तो इसको करेंगे उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? NCR-1 बाई NCR इक्वल्स टू बनेगा n-r+1, सॉरी ए भी रेसिप्रोकेट हो गया r बाई n-r+1। जस्ट मैंने उल्टा कर दिया। हाँ या ना बोलो। अच्छा और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, n+5c। r को मैं लिखूंगा r+1-1 बाई n+5c r+1। और इसको समझ जाओगे आप। देखो देखो, ये दोनों ही फॉर्मूला सेम हो जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। जस्ट मतलब एक्सप्रेशन, फॉर्मूला तो नहीं, मतलब एक्सप्रेशन। क्यों? इधर n जो रोल निभा रहा है लेफ्ट हैंड में, आपका n+5 उसका रोल निभा रहा है, और इधर r जो रोल निभा रहा है, इधर r+1 वो रोल निभा रहा है। तो आप फॉर्मूला में भी वही बैठाओ। मतलब सर ये r था, तो r की जगह पर क्या बैठाएंगे? r की जगह पर मैं बैठाऊंगा r+1, क्योंकि इस वाले में r की जगह पर r+1 निभा रहा है रोल। हाँ या ना बोलो। एंड yes sir डिवाइड बाय कितना होगा? n-r। n की जगह पर कौन है? n+5 माइनस r है, r की जगह पर इधर कौन है? r+1 +1। plus 1 समझ आया कि नहीं? yes yes sir इसको बस आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आएगा r+1 और ये आ जाएगा तो क्या कितना आ रहा है बेटा? n, देखो +5 आ रहा है, माइनस r, +1 - 1 कैंसिल होगा, तो n माइनस आपका कितना आ रहा है? r+5 आ रहा है। हाँ या ना बोलो। yes sir और यही चीज आपको कितना था? 5/10 से इक्वल था, 5/10 से इक्वल था। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, क्योंकि इसको अगर आप ब्रेक करने जाओगे ना वो एनसीआर वाला फॉर्मूला से, आपका ये जो मैंने डिराइव करते टाइम जितना किया था ना, आप देख पा रहे हो, डिराइव करते टाइम इतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप उधर उस वाला प्रॉब्लम में अगर आप करने जाओगे तो आपको ये रिजल्ट याद रखने से बहुत छोटा में हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब स्टेप बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो आपका इधर से ये रिलेशन आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। चलो r+1 है तो 10r+10 इक्वल्स टू ये बनेगा बेटा 5n - 5r। अच्छा, 5/10 को 5/10 क्यों लिखना है? 5/10 को 1/2 करते हैं ना। तो ये बनेगा 2r+ आपका 2 इक्वल्स टू बनेगा n - r+5।
हाँ या ना बोलो। आर इधर आएगा तो 3r बन जाएगा, इक्वल्स टू आपका 2 इधर आ जाएगा तो n प्लस 5 माइनस 2 मतलब n प्लस 3। समझ आया या नहीं? ये पहला वाला रिलेशन है, ठीक है। सेम चीज हम क्या Yes, sir. करेंगे, पहला दो लिया था, अब बाकी दो का लेंगे। बाकी दो का मतलब इन दोनों का सेकेंड और थर्ड टर्म का लेंगे, और इसका रेशियो क्या करेंगे, 10 एंड 14 करेंगे। चलो करते हैं। तो इस वाला में कोई और कलर लेते हैं। तो इसमें करेंगे टी ऑफ आर प्लस 2 बाई टी ऑफ आर प्लस 3, जो कि इक्वल्स टू होगा बेटा 10, कितना था देखा, 10 और 14, तो 10/14 जो कि 5/7 के साथ इक्वल होगा। अब टी ऑफ आर प्लस 1 में कितना आ रहा था, सॉरी आर प्लस 2 में n प्लस 5 सी आर प्लस 1, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 बाई n प्लस 5 सी आर प्लस 2, ठीक है। हाँ या ना बोलो। और यही आ जाएगा कितना, 5/7। अब इसमें देखो कहाँ कौन सा वाला बड़ा है, ऊपर में देखो आर प्लस 1, नीचे आर प्लस 2 है, मतलब ये वाला n नीचे बड़ा है। ऊपर वाला क्या छोटा है, नीचे बड़ा, मतलब एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर का फॉर्मूला है। एक इतना था, देखो यही वाला फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था, मतलब इधर पहला वाला यूज हो रहा है। तो एन माइनस आर प्लस 1 था ना, ये एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर था, देखो ठीक है, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1। मतलब सर इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर आर प्लस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो कि आर, अच्छा नीचे आर प्लस 2 है, ऊपर आर प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आर प्लस 1 था तो 2 माइनस 1 करके लिख सकता हूँ इसको। हाँ हाँ या ना। Yes, sir. बट ये अभी मैं ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करने जाऊंगा तो एन के जगह पर तो सर एन प्लस 5 आ जाएगा, बट आर रिप्लेस हो रहा है किससे, आर प्लस 2 से। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला एक्सप्रेशन सेम हो जा रहा है। एन रिप्लेस हो रहा है आपका, कोई और कलर से लिख देता हूँ, एन रिप्लेस हो जा रहा है आपका एन प्लस 5 से, एंड आर रिप्लेस हो जा रहा है आपका आर प्लस 2 से। बस चेंज कर दो इस फॉर्मूला में, आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा एन माइनस आर, एन होगा एन प्लस 5 माइनस आर, आर का वैल्यू आर प्लस 2 से, माइनस आर का वैल्यू हो जाएगा आपका आर प्लस 2 प्लस 1 बाई हो जाएगा कितना बेटा, आर, आर का वैल्यू कितना है इसमें, आर प्लस 2। समझ आ रहा है या नहीं? सर आपने ऊपर रेसिप्रोकल किया। हाँ बेटा। सर आपने ऊपर वो NCR-1/NCR में रेसिप्रोकल नहीं किया है शायद। कौन सा वाला बेटा, इस वाला में बोल रहे हो पहला वाला में बोल रहे हो? सर इस वाले में सर ये जो क्वेश्चन अभी आप करवा रहे हो ना, इसमें जो हम्म। NCR-1/NCR उसमें रेसिप्रोकल नहीं है किया एक आपने। बार एन, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एन माइनस आर वाला, हाँ हाँ हाँ, मतलब फॉर्मूला दूसरा वाला ही, अच्छा मैंने एक्सप्रेशन पहला वाला ले लिया है, राइट राइट, तो ये वाला आर बाई होगा, ठीक है। हाँ सही बोला आपने, तो ये वाला आर बाई एन माइनस आर प्लस 1 होगा, यही बोल रहे हो ना आप? सर ओके, तो ये वाला भी उल्टा ही होगा, हाँ सही बोला आपने, तो ये वाला उल्टा होगा तो आर की जगह पर क्या आएगा, आर की जगह पर आर प्लस 2 ही आएगा, और ये एन माइनस आर, एन की जगह पर एन प्लस 5 माइनस कितना आएगा, आर, आर की जगह पर कितना आएगा, आर प्लस 2, तो माइनस ऑफ आर प्लस 2 एंड प्लस 1, तो प्लस 1 ही रहेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/7। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर प्लस 2 रहेगा ऊपर, और नीचे एन, और इधर आर है, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 आपका आ जाएगा 5 माइनस 2, मतलब आपका 3 प्लस 1 से आ जा रहा है एन, माइनस होगा ये आर प्लस 4 इक्वल्स टू 5/7, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ और तो नहीं कर सकते, 7r प्लस 14, और ये बनेगा आपका 5n माइनस 5r प्लस 20। हाँ या ना? अब देखो 5r को लेफ्ट में लाएंगे तो 7 प्लस 5 बनेगा 12r, इक्वल्स टू बन जाएगा देखो 5n प्लस 20 माइनस 14 हो जाएगा प्लस 6। हाँ या ना बोलो। ठीक Yes, है, sir. सही किया ना, लग तो रहा है सही किया। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे तो एन एन आर आ जाएगा। तो मैंने कैसे सॉल्व करना है, देखो 3r का वैल्यू दिया है तो मैं डायरेक्ट 3r का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। कैसे सर, 12r दिया है तो इसको मैं लिख लेता हूँ ना, 12r मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3r, और 3r का वैल्यू मैं क्या, अच्छा 3r ही लिख देते हैं इसको, और ये बनेगा 5n प्लस 6, और 3r का वैल्यू कितना है n प्लस 3, तो इसको बैठाओ
4 इंटू n प्लस 3 इक्वल्स टू 5n प्लस 6, हाँ या ना बोलो। ठीक आ रहा है ना, मतलब ठीक कर रहा हूँ ना, आप लोग भी देखना, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा 4n प्लस 12 इक्वल्स टू 5n प्लस 6, हाँ या ना बोलो। यस सर। एंड देखो ये फाइनली कितना आ जाएगा इधर से, 6 को लेफ्ट में लाएंगे तो 12 माइनस 6 6 बनेगा, एंड 5n माइनस n बनेगा n, सो n विल बी 6, हाँ या ना। यस सर। अगर n 6 बन जाएगा तो मुझे और क्या चाहिए, r चाहिए। r कहाँ से मिलेगा, चलो इधर बैठा देते हैं। तो r इधर बैठाएंगे, इनका वैल्यू कितना है 6, राइट। हाँ, तो 6 प्लस 3 कितना बनेगा, 6 प्लस 3 बनेगा आपका 9, 9 डिवाइड बाई 3 बनेगा आपका 3, मतलब r का वैल्यू आपका आ जा रहा है इधर से 3, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब फाइनली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था मुझे, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन। अच्छा, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ये दो। n का वैल्यू कितना आया है 6, तो n इक्वल्स टू, जगह ही नहीं है इसमें, n इक्वल्स टू 6, एंड और क्या आया, तो r का वैल्यू कितना आया, r का वैल्यू आ गया आपका 3, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। अब देखो क्या क्या रहेगा, अब तीनों टर्म्स है, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, टी आर प्लस 3, कौन सा बनेगा। पहला बात ये है, आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, देखो 1 प्लस एक्स के पावर में n प्लस 5 है, मतलब सर ये n का वैल्यू कितना आया है मेरा 6, मतलब ये 1 प्लस एक्स के पावर में 6 प्लस 5 मतलब 11, ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन है आपका, समझ आया ये चीज। यस सर। और इसमें लार्जेस्ट टर्म कौन सा बनेगा, अब देखो 11 है पावर में, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना आएगा, 2 आएगा, हाँ या ना। क्योंकि अगर तुम इसको एक्सप्रेशन को अगर इलाबोरेट करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 आएगा, और 12 में आपका मिडिल टर्म कितना आएगा, 2 आएगा। और आप जानते हो पास्कल ट्रायंगल हमने दिखाया था, पास्कल ट्रायंगल में क्या हो रहा था, थोड़ा मैं साइड में दिखा रहा हूँ, थोड़ा इस चीज को समझो, 1 1 1 एंड देन 1 2 1 एंड देन क्या हो रहा है 1 3 3 1। तो इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो, जो मिडिल टर्म्स हो रहा है उसका ही कोएफिशिएंट मैक्सिमम होता है, हाँ या ना बोलो। यस सर। मतलब जब मिडिल टर्म 1 होगा तो वही मैक्सिमम बनेगा, और जब मिडिल टर्म 2 होगा तो दोनों ही टर्म मैक्सिमम बनेगा, समझ आ रहा है मेरा बात। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 2 है बेटा। और वो 2 मिडिल टर्म क्या क्या है, फॉर्मूला अभी अभी बोला था मैंने, क्या आएगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 एक बनता है, दूसरा n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बनता है, हाँ या ना। 11 को बैठा तो देखो आ जाएगा, 11 प्लस 1 आएगा आपका कितना 12, 12 बाई 2 आएगा आपका कितना 6 प्लस 1, मतलब एक बनेगा 7th टर्म, और 11 माइनस 1 आएगा आपका कितना 10, 10 बाई 2 आपका आएगा 5, 5 प्लस 1 आएगा 6, मतलब 6th टर्म एंड 7th टर्म आपका क्या हो जा रहा है बेटा, मिडिल टर्म। और ये दोनों ही क्या बनेगा, हाईएस्ट कोएफिशिएंट बनेगा, हाँ या ना। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको फाइनली निकालना भी है, ये कहाँ गया, हाँ। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, देखो इसमें भी आप अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, या तो आप खुद ही निकाल लो जो आपका मन चाहे। तो 7th टर्म कितना आएगा बोलो, टी ऑफ 7 लिखेंगे तो ये t6 हो जाएगा प्लस 1, हाँ या ना। तो 11 है इधर, तो ये आ जाएगा 11 c6, और 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये बनेगा x टू द पावर कितना आएगा 6, और t6 आ जाएगा आपका t5 प्लस 1, और ये आएगा 11 c आपका कितना आ जाएगा 5 x टू द पावर 5, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, और आपको फाइनली करना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको निकालना क्या है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the binomial expansion these are in the ratio of this, then the largest coefficient of the expansion। तो आपका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा बन रहा है इन दोनों में, कोई बोल सकता है। 11C। सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि 11c6 और 11c5, अभी अभी तो मैंने बोला ना कि आपका अगर 2 मिडिल टर्म होगा तो दोनों ही तो क्या होगा लार्जेस्ट होगा। तो आपका आंसर देखो
ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और आप अच्छे से दिखोगे ना तो यही आपका क्या है, दोनों ही सेम ही है, तो आप किसी एक को ले लो, आंसर सेम ही आएगा। बात समझ रहे हो मेरा? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? सर तो कौन सा होगा आंसर फिर? स्पेस थोड़ा कम हो गया है, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपका आंसर, ठीक है, थोड़ा रेड कलर से लिख देता हूँ। तो आपका लार्जेस्ट कितना आएगा? लार्जेस्ट कोएफिशिएंट शुड बी 11C6 भी ले सकते हो आप, या तो आप 11C5 भी ले लो, दोनों ही सेम आएगा। हाँ या ना बोलो। और वैल्यू कितना आएगा इसका? देखो 11 फैक्टोरियल बाई 11 6 माइनस 6 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ या ना? सर और इसको ब्रेक करते हैं तो 11 इंटू कितना आएगा बेटा? 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 इंटू 8 इंटू 7। और मैं 6 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ऊपर से नीचे वाला कैंसिल आउट कर दूंगा एक बार में, और नीचे 5 को लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? कौन कौन सा क्रॉस होगा जाएगा? देखो 5 इंटू 2 10 क्रॉस हो जा रहा है, 3 से 9 3 क्रॉस हो जा रहा है, 4 से 8 2 क्रॉस हो जा रहा है। तो इधर रहेगा आपका कितना रह रहा है? 11 इंटू 7 इंटू 3 टू जा 6, 11 इंटू 42। सो ये बन जाएगा 42 इंटू 10 बनेगा आपका कितना? 420 प्लस 42 मतलब 462 आ जा रहा है। आई होप कि ठीक किया है मैंने प्रॉब्लम। तो देखो ऑप्शन ए आ रहा है आपका 462, ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा Yes, sir. ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, मैंने पहले नहीं दिया था, ये जेई मेंस में आया था 2020 का। प्रॉब्लम कुछ उतना नहीं था, आपका थोड़ा कैलकुलेटिव आया था, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा बेटा कर लेगा। और लास्ट में जाके वो मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट को याद रखना है कि हाँ, मिडिल टर्म जो रहता है उनका कोएफिशिएंट हाईएस्ट होता है, चाहे वो 1 हो या 2 हो। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। चलो यस सर। ठीक है। तो अभी जो दूसरा कंसेप्ट जो आज का कंसेप्ट है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसका क्या होता है? इसका चलो मैं कंसेप्ट दिखाता हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला इधर भी यूज होने वाला है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं सोच लो, मैं बोल रहा हूँ आपको x प्लस वाई के पावर में n, तो अगर इसको एक्सपांड करोगे ना, तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसका न्यूमेरिकली वैल्यू सबसे बड़ा होगा? न्यूमेरिकली मतलब मुझे साइन कंसिडर नहीं करना है, मुझे जस्ट वैल्यू से मतलब है। मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि -36 और 20 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे सर 20 बड़ा है। यस, एल्जेब्रिकली 20 बड़ा है, बट अगर मैं न्यूमेरिकली बोलूं तो 36 बड़ा है, क्योंकि न्यूमेरिकली में हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, हमें एज्यूम करना होता है वैल्यू को, साइन को नहीं, इसीलिए हम मॉड वैल्यू लेते हैं। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। मतलब मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, प्लस माइनस मुझे नहीं लेना है। तो पर्टिकुलर एक एक्सपेंशन में कौन सा वाला का सबसे बड़ा होगा वो मुझे निकालना है। आप इजीली बोल दोगे सर मिडिल टर्म का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, नहीं होगा बेटा, सब ऑल टाइम ऐसा नहीं होता है। कैसे? जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको 2 + x का आप स्क्वायर निकालो, इसका अगर स्क्वायर निकालोगे तो नॉर्मली आप बोलो इसका मैक्सिमम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4 प्लस ए आएगा सर मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 4 + 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। हाँ या ना बोलो? अब देखो पहले तो 4 भी आ रहा है ना, इधर भी 4 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑलवेज मिडिल टर्म ही होगा आपका। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसका थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है, और इसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम निकालने क्या जा रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। पहला वाला कुछ अलग था, इसमें कोएफिशिएंट का आ रहा था, बट इसमें हम कोएफिशिएंट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं इंक्लूड करेंगे, मुझे सिर्फ क्या है, वैल्यू से मतलब है, साइन से कुछ मतलब नहीं है। हाँ या ना? समझ आया बात? तो मतलब इसको थोड़ा ऐसे सोचते हैं। अब कोई भी एक्सप्रेशन जब एक्सपांड करते हो, उसमें देखना इसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो आपका टर्म्स है, कोएफिशिएंट देखना धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। हाँ या ना? जैसे कि अगर मैं देखो
पास्कल ट्रायंगल से भी समझते हैं। इसको देखो, जितना मैं इस ट्रायंगल के नीचे जाऊंगा, देखो 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। अब नीचे थोड़ा नीचे जाओगे तो क्या आएगा इसका, अच्छा थोड़ा इधर करके ही देखते हैं, इस चीज को समझना होगा, ठीक है। 1 1 1 2 1 1 3 3 1 एंड देन 1, ये 3 + 1 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 1 1 5 10 5 सॉरी 10 आएगा ये, and 5 and 1 and then 1 5 1 6 15 20 10 + 5 15 6 1। समझ आया ये चीज, ये तो सबको मालूम है, हाँ या ना। अब देखो इसमें एक चीज आप ट्रेंड फॉलो करो, देखो पहले सबसे छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पिक पे गया, फिर थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ। मतलब क्या बन रहा है, मतलब इसको अगर मैं सोचूं तो चीज ऐसा हो रहा है ना कि ग्रेजुअली इंक्रीज होते 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 एक पिक पे जा रहा है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ये चीज। हाँ या ना? मतलब ऐसा सर्टेन नहीं है कि ये अचानक से ऐसे बढ़ जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे, फिर बढ़ जा रहा है, फिर नीचे, फिर बढ़ जा रहा है। मतलब ये शेयर मार्केट नहीं है कि कहीं भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब इसमें कोएफिशिएंट का जो है उसका एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं हम कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। यस तो इससे सर। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो पीक पे जो रहेगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये टी ऑफ r+1 है, r+1 क्यों, क्योंकि जनरल वैल्यू लेना है। ये इसका जो बगल वाला, मतलब इसके बाद जो आएगा उससे क्या होगा, उससे भी बड़ा होगा, मतलब टी ऑफ r+2 से। और इसके पहले जो है, मतलब टी ऑफ r, इससे भी सॉरी इससे भी बड़ा होगा, दोनों से ही बड़ा होगा, क्योंकि इसके बगल में जो है देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तभी जाके मतलब ये वाला एक कंडीशन है जो कि जिसको अगर सेटिस्फाई करना है तो टी ऑफ r+1 मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके आगे वाला से और इसके पीछे वाला से। जैसे कि आप ये वाला केस ले लो, 20 का केस ले लो, देखो 20 का पहला जो था उससे भी बड़ा है, उसके बाद जो है उससे भी बड़ा है, इसलिए 20 ग्रेटेस्ट बन जाएगा इस केस में। मुझे सिंबल से लेना देना नहीं है, हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, बट ये पास्कल ट्रायंगल से भी हम निकाल सकते हैं। बट पास्कल ट्रायंगल में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इनफाइनाइट तक बनाते रहूं ये ट्रायंगल, टाइम लग जाएगा, इसीलिए कुछ और मेथड चाहिए होगा। और इसमें सिर्फ ग्रेटर देन लेने से काम नहीं बनेगा, इसमें इक्वल्स टू भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सर इक्वल्स टू होगा तो दो टर्म बन जाएगा ना, ग्रेटेस्ट टर्म। हाँ बेटा दो टर्म बन सकता है, कब, जब दोनों ही क्या होगा, अभी अभी हमने एक प्रॉब्लम किया कि दोनों टर्म ही मिडिल टर्म बन रहा है, तो ये भी केस इंक्लूड करना है। इसीलिए दोनों को मुझे, मतलब दो टर्म भी कभी कभी हो सकता है कि दो टर्म ही आपका ग्रेटेस्ट टर्म बन जा रहा है, जैसे कि ऑलरेडी हमने कर लिया एक प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको इक्वल्स टू भी कंसिडर करना होता है। मतलब हो सकता है कभी कभी, जैसे कि इसके पहला वाला में ही देखो आप, पास्कल ट्रायंगल के इसके पहला वाला में देखो, दूसरा दोनों ही टर्म 10 10 आ रहा है, मतलब इस केस में दोनों ही जो पिक पे है 10 10, दो ही आपका क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ जाएगा। आप बात समझ रहे हो, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ, मतलब जो इन्फ्लेक्शन है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन छोड़ो अभी, मतलब जो बेसिकली पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो वैल्यू उसके बगल वाला से और दूसरे वाला से दोनों से ही बड़ा होगा। तो मुझे दो कंसिडर करना है। केस 1 क्या लेंगे हम, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। केस 1 ये लेंगे कि टी ऑफ r+1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा टी ऑफ r से, हाँ या ना। यस सर। और मॉड्यूलस क्यों दिया सर आपने, क्यों दिया, अभी अभी बोला न्यूमेरिकल के केस में क्या करते हैं हम, सिर्फ सिर्फ वैल्यू कंसिडर करेंगे, कोई सिंबल कंसिडर नहीं करेंगे, समझ आया। तो इसको सॉल्व करना है। और केस 1 क्यों, क्योंकि दूसरा वाला भी लेना है, टी ऑफ r+2 के साथ भी लेना है, दोनों को सॉल्व करके एक अच्छा कुछ आएगा। तो देखो एज एन एडुकेटर मैं आपको ये डिराइवेशन दिखा रहा हूँ, बट डिराइवेशन आपको चाहिए नहीं, और मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिखाना है एज एन एडुकेटर, ठीक है। तो आपको समझना है थोड़ा, बट इसका जो रिजल्ट आएगा उससे आपका मतलब है। बात समझ आया मेरा, हाँ या ना, कुछ बोल दो यस भाई। सर। यस ठीक सर। है, Yes, चलो sir. तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो टी ऑफ r+1, टी ऑफ r+1 मतलब एनसीआर का फॉर्म है, और इस एनसीआर कहाँ निकलने जा रहे हैं, ये वाला में x+y के पावर में n, साइड में लिख देते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो चलो भाई करते हैं। एनसीआर क्या आ जाएगा, पहला वाला टी ऑफ r+1 एनसीआर x⁻n−r y⁻r, हाँ या ना, इसका मॉड्यूलस कुछ नहीं था। सर टी ऑफ आर को कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे सोचो, टी ऑफ r−1+1, तो इस केस में आर का वैल्यू r−1 में आएगा। मतलब सर, मतलब टी एन सी
r माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस r प्लस वन, इसको थोड़ा साइड हटाते हैं, और इसमें आएगा आपका y के पावर में r माइनस वन। समझ आया ये चीज? Yes, sir. सर यस सर। अच्छा अब देखो एनसीआर और ये वाला एनसीआर माइनस वन को लेफ्ट में लाएंगे तो ये आएगा एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन, जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी मालूम है। और ये वाला जो बाकी जो एक्स का टर्म है इसको राइट में ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर n माइनस आर प्लस वन वाई के पावर में r माइनस वन बाई एक्स के पावर में n माइनस आर वाई के पावर में r। और इसका रिजल्ट हमें मालूम है क्या होता है, n माइनस आर प्लस वन बाई आर, हाँ या ना? सर तो ये मॉड sir. में लिख दो। मॉड में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मॉड था इसलिए मॉड में लिख रहे हैं। और इसको देखो थोड़ा, इसको x को एक साथ ले लो तो x पावर में आएगा आपका n माइनस आर प्लस वन माइनस, अच्छा इसको अच्छे से लिखते हैं, माइनस नहीं प्लस वन माइनस n प्लस आर, और y के पावर में r माइनस वन था और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस आर आएगा। ठीक लिखा है या गलत? आप लोग भी देखना थोड़ा, ठीक है, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि पावर बहुत सारा पावर्स है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका n माइनस आर प्लस वन बाई आर ग्रेटर इक्वल्स टू, ये वाला कितना आएगा देखो इधर से अच्छे से देखो तो प्लस n माइनस n कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो x के पावर में सिर्फ वन रहेगा। और इधर देखो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, y के पावर में माइनस वन, तो y के मैं बाई में करके बाई वाई लिख देता हूँ, x बाई वाई, हाँ या ना? समझ आया? और मैंने तब बोला था एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे कि एनसीआर में n का वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकता है, 8 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए एनसीआर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब कॉम्बिनेशन में कुछ भी निकालोगे आप पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो एनसीआर का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, एनसीआर माइनस वन का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा। तो मैं इसको जो मॉड है मॉड डायरेक्ट हटा सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। समझ आया मेरा बात? एन का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 8 से इक्वल या 8 से बड़ा। अब देखो इसमें अगर n का वैल्यू अगर आप 8 से इक्वल भी बैठाओगे तो ऊपर आपका 0 प्लस वन आएगा, और 8 से बड़ा बैठाओगे तो उस केस में तो 1 से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव तो होगा ही होगा। बात समझ आया मेरा? तो सर मैं यस सर मॉड हटा सकता हूँ इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है, तो आप n माइनस आर प्लस वन बाई आर लिख दो, और ये ग्रेटर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा x बाई वाई मॉड्यूलस में। ठीक है, अब देखो इसको मैं अभी क्या करूंगा, अभी ना मैं इसको n प्लस वन माइनस आर, इसको बाई आर इसको बाई आर कर दूंगा, मतलब सर अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने क्योंकि एक पैटर्न बनाना है मुझे। तो देखो ये बन जाएगा बेटा n प्लस वन बाई आर माइनस वन ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वन, और माइनस वन को राइट में ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, हाँ या ना? एंड मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए r का वैल्यू, तो अब r को अगर इस साइड ले जाओगे तो ये बनेगा आपका देखो n प्लस वन, ये टोटल टर्म को आप खींच के इधर लाओगे तो ये वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई लेस इक्वल्स टू r आ जाएगा। ये चीज समझ आया आपको? यस सर मतलब sir. बेटा r का वैल्यू इस टोटल टर्म से बड़ा होगा, ये पहला वाला, इसको रखते हैं। केस टू में देखेंगे, केस टू में क्या था, केस टू में देखो टी आर प्लस वन के साथ टी आर तो मैंने ले लिया, मतलब इन दोनों का हो गया रिलेशन। अब टी आर प्लस वन के साथ टी आर प्लस टू का भी लेना है क्योंकि वो उसके बगल वाला दो साइड का दोनों टर्म से ही बड़ा होगा, क्योंकि एक साइड से लेने तो नहीं होगा ना, तो दूसरा वाला भी हमें कंसिडर करना है जो कि केस टू में आएगा। आपको ये रिजल्ट से मतलब है, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, दोनों केस को मार्च करके रिजल्ट आएगा। तो केस टू क्या आएगा बेटा, केस टू अभी क्या बोल रहा हूं मैं, टी ऑफ आर प्लस वन जो है ग्रेटर इक्वल्स टू किससे होगा, आर प्लस टू से, दोनों में मॉड लेना है। क्यों मॉड, वही सेम बात, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल रहा है तो सिंबल से मतलब ही नहीं है कोई, तो इसको निकालो, कोई और कलर चूज करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, सेम टर्म, अब एनसीआर निकालो तो ये आएगा आपका एनसीआर एंड एक्स टू द पावर कितना आएगा n माइनस आर वाई के पावर में r, और इस केस में r प्लस टू को मान लो r प्लस वन, मतलब इस केस में r के जगह पर r प्लस वन बैठा, तो एन सी आर प्लस वन एक्स टू द पावर n माइनस आर माइनस वन वाई टू द पावर r प्लस वन। समझ आया कि नहीं? यस सर और फिर से वही सेम चीज करो जो पहले वाले में किए थे, एनसीआर प्लस वन को खींच के लेफ्ट हैंड साइड ले आओ भाई, तो ये क्या आ जाएगा
ये आएगा एन सी आर के नीचे आपका आएगा एन सी आर प्लस 1। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, और ऊपर वाला जो आर है उसको ना ऐसे लिख देते हैं मैं, आर प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब मुझे मिल रहा है ये कौन सा पैटर्न बन रहा है सर, एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर का पैटर्न मिल रहा है, जहां आर का वैल्यू निभा रहा है आर प्लस 1। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर, देखो x के पावर में n माइनस आर माइनस 1, y के पावर में r प्लस 1, बाई में कौन आएगा, x के पावर में n माइनस आर, y के पावर में r। हाँ या ना बोलो। समझ गए। और एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर का वैल्यू कितना होता था, Yes, देखो sir. पिछले वाले में लिया था, ये था एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1। हाँ, और ये वाला उल्टा है, तो ये r ऊपर जाएगा तो n माइनस आर प्लस 1 होएगा। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. या उल्टा बोल दिया मैंने, एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर होगा। तो इसमें एक मिनट, एन सी आर माइनस 1, अच्छा पिछले वाले में फॉर्मूला हमने लिखा था राइट, तो एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर आपका बन रहा था आर बाई एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये वाला में भी आर बाई एन माइनस आर प्लस 1, क्योंकि ऊपर में आर माइनस 1 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे फिर, आर की जगह पर कौन है इधर बोलो भाई, आर की जगह पर कौन है, आर प्लस 1 बैठा है, क्योंकि देखो आर प्लस 1 माइनस 1 है, तो आर के जगह पर क्या है, इस फॉर्मूले में आर जो है इसमें आर प्लस 1 है, तो आपका क्या बन जाएगा, आर फॉर्मूला है आर बाई एन माइनस आर प्लस 1, तो ये बनेगा आपका आर प्लस 1 बाई एन माइनस आर है इधर, बट इस केस में आपका आर प्लस 1 है और प्लस 1, और ग्रेटर इक्वल्स टू देखो एक्स का क्या बन जाएगा, ये एन माइनस आर, अच्छा इधर मॉड भी होगा, इधर भी मॉड होगा, एन माइनस आर माइनस 1, एन माइनस आर को ऊपर ले जाओगे तो माइनस एन प्लस आर होगा, और y के पावर में r प्लस 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इधर से, ऊपर में r प्लस 1, ऊपर में r प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, और इधर लास्ट में प्लस आर 1 था, ये मॉड्यूल के अंदर था, और देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ग्रेटर इक्वल्स टू इधर देखो क्या आ जा रहा है, अच्छे से देखोगे तो प्लस एन माइनस एन कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो अभी x के पावर में माइनस 1 आ गया है, तो मुझे x को नीचे लिखना है, और देखो इधर y के पावर में 1 है तो ऊपर y को लिख देना है। समझ आया ये चीज। Yes, sir. तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है इधर से, r प्लस 1 बाई एन माइनस आर, और मैं मॉड हटा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि n का वैल्यू आप ग्रेटर इक्वल्स टू r बैठाओगे, इस केस में पॉजिटिव ही आएगा, और ये ग्रेटर इक्वल्स टू आपका बनेगा y बाई एक्स मॉड के अंदर। इसको मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट करके n माइनस आर बाई आर प्लस 1 लिखता हूँ, और ग्रेटर इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज बोलो, अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो ये इनइक्वालिटी में क्या चेंजेस आएंगे, उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना। तो Yes, Yes, ये sir. sir. ग्रेटर इक्वल्स टू लेस Yes. इक्वल्स टू होके मॉड ऑफ एक्स बाई वाई आ जाएगा। आप मॉड ऑफ एक्स बाई वाई क्यों किए, क्योंकि पिछले वाला में बेटा एक्स बाई वाई से रिजल्ट निकाले थे, इसलिए एक्स बाई वाई चाहिए इसमें हमें, इसलिए इसको रेसिप्रोकेट करके बनाया मैंने। फिर मैं क्या करूंगा इसमें, आप देखो इधर n माइनस आर था, तो मैं इसको लिखूंगा n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 लूंगा एक। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो बेटा मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों प्लस 1 माइनस 1 क्यों किया मैंने। ठीक है, और ये आएगा आपका एक्स, सॉरी ये एक्स बाई वाई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये n प्लस 1 को लेके अलग करो, n, ये वाला n और ये वाला 1 को ले लेके r प्लस 1 करो, और माइनस आर माइनस 1 को लेके अलग करो और माइनस कॉमन लो, तो ये आपका r प्लस 1 बनेगा, डिवाइड में r प्लस 1 बनेगा। ये पैटर्न फॉलो कराने के लिए मैंने किया। तो देखो इधर मॉड ऑफ एक्स बाई वाई बन जाएगा, और फिर से इधर देखो एक 1 आएगा, ये वाला कैंसिल, सो n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, हाँ n प्लस 1 बाई आर प्लस 1 माइनस 1 लेस इक्वल्स टू एक्स बाई वाई आएगा, और इसको आप नीचे ले जाओगे तो n प्लस 1 बाई आर प्लस 1 लेस इक्वल्स टू एक्स बाई वाई प्लस 1 बन जा रहा है।
और मुझे चाहिए क्या इधर से, मुझे आर का वैल्यू चाहिए होगा। पहले हम r+1 को निकाल लेते हैं। देखो मैं टोटल ये टर्म को ना लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, तो ये बनेगा n+1 बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई लेस इक्वल्स टू r+1। हाँ या ना बोलो। मैंने r+1 को राइट में ले गया और Yes, इसको sir. लेफ्ट में लाया, ठीक है। Sir. और आप अच्छे से दिखोगे तो देखो ये -1 को भी लेफ्ट में लाऊंगा तो ये r ग्रेटर इक्वल्स टू n+1 बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई -1 हो जा रहा है। और ये वाला है आपका दूसरा रिलेशन, और इन दोनों को मैं मर्ज करने वाला हूँ। ये वाला दूसरा, और पहला वाला कहाँ गया, पहला वाला कहाँ गया, ये वाला आपका पहला, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज आप गौर से देखो बेटा, कहाँ गया, कलर चेंज करते हैं इसका। आर का जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू से बड़ा है, मतलब आर ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, मानते देखो ये वाला वैल्यू इधर भी आया है n+1 बाई समथिंग, कहाँ गया कहाँ गया, देखो ये सेम चीज आया है इधर, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ना इस सेम चीज को m मान लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा टाइम बार बार लिखेंगे, तो मैं इसको m मान लेता हूँ। क्या करूंगा, n+1, ये वाला आपको याद भी रखना है बेटा, मैं इसलिए अलग कलर से लिख रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, यही वाला से प्रॉब्लम बनेगा, इसको आप m मान लो। तो फिर पहला वाला इनइक्वालिटी क्या आ जा रहा है कि r का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू, देखो आपको ये दो इक्वेशन से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। r ग्रेटर इक्वल्स टू क्या बन जा रहा है इस केस में, m, हाँ या ना। Yes, sir. और दूसरा से क्या Yes, बन sir. रहा है, देखो दूसरा वाला देखो, r जो है, अच्छा पहला वाला ग्रेटर था, अच्छा एक मिनट देखते हैं। इसमें ये एक मिनट, ये वाला +1 था, इसमें ग्रेटर तो आएगा नहीं, दोनों में प्लस ग्रेटर आ गया। एक मिनट इसको देखना होगा एक बार, क्योंकि इनइक्वालिटी थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं गलत किया है। n+r/x/y है, ठीक है। हम्म, अच्छा देखो मैंने लास्ट स्टेप में गलती किया था। देखो इधर क्या है, r को मैं इधर भेज रहा हूँ ना, r को इधर भेज रहा हूँ, अब दिख पा रहे हो सभी। देखो इसमें r को अब इधर भेज रहा हूँ और 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई को लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो इसमें तो r अगर इधर चला जाएगा तो लेस इक्वल्स टू ऐसा r होगा, क्योंकि r को मैं इधर ले रहा हूँ तो सिंबल चेंज नहीं होगा, तो इसने मैंने लेस इक्वल्स टू कर दिया था, ये लेस इक्वल्स टू नहीं बेटा, ये वाला क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इनइक्वालिटी थोड़ा अलग होगा, इसमें कौन सा आ जाएगा, r इस साइड आ जाएगा और इस साइड में m आ जाएगा, ये समझ आया। मतलब r का वैल्यू m से छोटा हो रहा है या तो इक्वल हो रहा है, ये पहला वाला होगा, ठीक है। Yes, और दूसरे वाले से क्या आ रहा है, ये समझ आया, क्योंकि देखो हम मैं क्या कर रहा हूँ, r को इधर ले रहा था और ये टोटल टर्म 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई को इसमें लाया, तो n/1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई, इधर देखो ग्रेटर इक्वल्स टू था तो ये सेम रहेगा ना, तो ये मैंने लेस इक्वल्स टू कर दिया था, इसलिए थोड़ा उल्टा आ जा रहा था। और इधर से देखो, इधर से क्या आ रहा है, दूसरा रिलेशन आप देखोगे तो r का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू आ रहा है m-1, मतलब मुझे दो चीज मिला है सर, एक तो r का वैल्यू पहले से कितना मिला है, r का वैल्यू m से छोटा होगा या इक्वल, मतलब ये वाला, और दूसरा से मिल रहा है या तो m-1 से बड़ा या छोटा। यही दो चीज आपको याद रखना है, यही दो से प्रॉब्लम बनेगा, चीज समझ रहे हैं। और एम 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 का मतलब क्या है, ये वाला, और आर का जो वैल्यू है वो ये दोनों के बीच में होगा। अब इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगा, आपका मतलब किससे है, मतलब है ये टोटल ये वाला से लास्ट वाला जो दोनों रिजल्ट मैंने लिखा है, ये दोनों रिजल्ट से आपका मतलब है, इससे प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है, समझ आया। yes, sir. अब देखो एक प्रॉब्लम Yes, देखते हैं sir. कि सर एक कैसे होगा प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा, नहीं तो टोटल चीज ही बेकार हो जाएगा। अच्छा कितने नंबर का प्रॉब्लम होगा, आई गेस 1 2 3 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ
आप लोग देख लेना एक बार अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा तो। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 प्लस 2x के पावर में 50 where x इक्वल्स टू 1/5। आपको निकालना होगा लार्जेस्ट टर्म इस एक्सपांशन का, जहां की x का वैल्यू ये है। पहले तो आप एक्सपांशन देखो, 3 प्लस 2x के पावर में आपका क्या था 50। हमें पहले निकालना क्या है m, और m का वैल्यू कितना है n प्लस 1 बाई क्या है 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई y, यही था ना, देखो यही था n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x y। अब x कौन था, ये था बेटा x, और ये था आपका y, हाँ या ना बोलो। तो इसमें जस्ट जस्ट वैल्यू बैठाओ, कुछ नहीं करना है आपको। n का वैल्यू कितना आएगा, बोलो बोलो बेटा, n का वैल्यू कितना आएगा 50। तो ये आएगा आपका 50 प्लस 1 बाई 1 प्लस x का वैल्यू कितना है 3 बाई कितना आएगा 2x, बैठाओ 2x। अब देखो इसमें x का वैल्यू अगर नहीं दिया जाता तो ये इनकम्प्लीट होता, इसीलिए x का वैल्यू दिया है जो कि 1/5। तो बैठाओ इसमें, ऊपर आएगा 51 और नीचे आप बैठा 1 प्लस 3/2 इंटू 1/5, मतलब ऊपर में 5 चला जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। समझ आया? तो ये आपका कितना आ जाएगा 51, और नीचे कितना हो जा रहा है आप देखो, इधर आएगा आपका 1 प्लस 15/2। मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये आएगा आपका 51 बाई ये वाला 2 प्लस 15, और ये वाला आपका 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना आ रहा है इधर से 51 इंटू 2/17, और 17 को आप करोगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब 6 आ जा रहा है। m का वैल्यू कितना है 6। अब अभी अभी मैंने बोला कि r का वैल्यू किन दोनों के बीच में है, m है ना, m-1, मतलब r का वैल्यू क्या होगा m-1 और m के बीच में, और m का वैल्यू कितना है 6, तो इट विल बी 6 r, और ये 6-1 मतलब 5। ये चीज समझ आया? यस सर। अब कोई बोल सकता है मुझे कि r का वैल्यू मुझे क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बोलना कि r का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम। कोई बोलो क्या हो सकता है r का वैल्यू। आपके पास ऑलरेडी इनइक्वालिटी है, इसको देख के ही आपको बोलना है कि r का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ। 5 और 6। बहुत खूब, क्योंकि r क्या है नंबर ऑफ टर्म, तो ये इंटीजर में होना चाहिए, और 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं। तो ये वो वाला केस बन जा रहा है जहां दो टर्म आपका क्या है, दो टर्म ही ग्रेटेस्ट बन रहा है। तो इस केस में आपका T6 एंड T5 दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म है। तो इतना छोटा प्रॉब्लम था आपका, वो दो रिजल्ट से बनता है, और ये मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको ये रिजल्ट अगर याद रहेगा और चीज अगर अच्छे से समझोगे तो आप बना पाओगे। कभी कभी हो सकता है, देखो इस केस में आपका ऐसा है, कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है आपको, r का वैल्यू मान लो कि 1.2 से बड़ा, और इधर आप मान लो 2.2 से छोटा, सॉरी 2.2 नहीं, मतलब हाँ 2.2 से छोटा। तो क्या आप बोल सकते हो r का वैल्यू क्या होगा इस केस में सर 2। 2, क्योंकि इंटीजर ही होगा r का वैल्यू ऑलवेज। तो इस केस में आपका पर्टिकुलर एक टर्म मैक्सिमम मतलब कोएफिशिएंट हाईएस्ट बन रहा है। कभी कभी दो भी हो सकता है, जो कि इस वाला मतलब ये वाला में था आपका। समझ आया कंसेप्ट? यस सर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, हाँ। और इसको अच्छे से करना है। देखो चीज इजी है, क्योंकि आपको ये दो चीज याद रखना है बस, बट आपको ढंग से याद रखना है कैसे आया है। और मैं टोटल डेरिवेशन इसलिए आपको दिखाया, नहीं तो मैं ऐसे आपको रिजल्ट दिखा के चैप्टर खत्म कर देता, क्या ही फायदा था। बट एज एन एजुकेटर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं जितना जो चीज एक्चुअल में आता है, जो चीज दिखाना जरूरी है वो दिखाना होगा मुझे, ठीक है। तो यही आपका है। तो ठीक है, आई गेस आपको समझ आया होगा। और हाँ, आप बोलोगे कि सर ये दो टर्म क्या होगा, आप निकाल लो, एनसीआर का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, आप निकाल पाओगे ना। T6 T5 यस सर। एनसीआर का फॉर्मूला लगा, और T6 हो जाएगा आपका T(5+1) और T5 होगा T(4+1), एनसीआर का फॉर्मूला लगा वो आ जाएगा। तो ये मैं जस्ट अभी मतलब मेरे मन से लिया है क्वेश्चन, तो इसीलिए कुछ ऑप्शन नहीं है इसका, तो आप निकाल के देख सकते हो कि हाँ एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा।
अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ था, ये वाला आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टर्म which has numerically greatest coefficient in the expansion of, अच्छा इसका कुछ और कलर से लिख देते हैं, 3x minus 2 और में 21 and options are 9, 8, 7, 6, ठीक है। और इसका आंसर भी मैं बोल दे रहा हूं अभी के लिए, ए आएगा, ठीक है। अब ट्राई करना है इसको सभी, ठीक है बेटा। ठीक है, Yes, तो sir. आज का इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवाइज करो अच्छे से और ये क्वेश्चंस भी करो जो मैं और अच्छे से डिराइवेशन भी देखो अगर किसी को मन चाहे तो, क्योंकि डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट है। डिराइवेशन जब जितना देखोगे उतना कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा जितना करोगे, इसलिए दिखाने का मतलब है, ऐसा नहीं कि मैं फालतू में ही दिखा रहा हूँ, बट वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ कि हाँ वो याद रखना ही रखना है, बट रिजल्ट तो डेफिनेटली याद रखना है बेटा, विदाउट दैट आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, चलो फिर दिन Good night, sir. आपको गुड नाइट, अच्छे से रहो, Thank you, sir. अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, Night, sir. गुड नाइट बेटा। Good night, sir.